बियॉन्ड लॉजिक, तर्क और श्रद्धा। प्रेस सब्सक्राइब, बेल आइकॉन एंड लाइक बटन। तर्क और श्रद्धा, बियॉन्ड लॉजिक, jainworld.com, 25 years of service to Jainism. तो शिष्य गुरु के पास फिर चला गया, कहा कि गुरुदेव, बड़ी उलझन है। तर्क और बुद्धि के साथ, मन के साथ हमने डिसाइड किया कि ध्यान मार्ग पर जाएंगे, और ध्यान मार्ग पर जाने के बाद आप कहते हो कि निर्विकल्प ध्यान में जाए, यानी कि तर्क को छोड़ दे, बुद्धि को छोड़ दे, मन को छोड़ दे। तो बड़ी उलझन है, तो उसका क्या इलाज है? हम भी जब ध्यान मार्ग पे चले जाते हैं तो ये उलझन हम सबके साथ कभी न कभी आती है। किसी न किसी मोड़ पर हमें इस उलझन से गुजरना ही पड़ता है, और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये उलझन क्यों आती है इसको थोड़ा गहराइयों से समझें, और फिर इस उलझन से निकलने का उपाय भी हमारे सामने आ जाएगा। तो एक व्यक्ति था, वो जहाज से सफ़र कर रहा था। तो उस ज़माने की बात है जब प्लेन नहीं थे, एरोप्लेन नहीं थे, तो लोग समुद्र की यात्रा जहाज से करते थे। तो ये आदमी जहाज से जा रहा है और 5 दिन की यात्रा है, 6 दिन की यात्रा है। तो 3 दिन तक जहाज चला है, आराम से यात्रा गुजरी है, और 3 दिन बाकी है। रात अमावस्या की रात है, सब जगह अंधेरा है, और अचानक तूफान आता है, और तूफान बढ़ते जा रहा है। तो कैप्टन जो है वो सबको कहता है कि सब लोग संभल के बैठ जाओ, और तूफान यदि कम न हुआ तो बड़ा धोखा हो सकता है। और तूफान बढ़ते गया, बढ़ते गया, जहाज में क्रैक आ गई, तो पानी भरना शुरू हो गया। तो कैप्टन ने सबको कहा कि जो जहाज के आजू बाजू में छोटी छोटी जो नावें टंगी हुई है, तो जिसको जो मिले एक एक नाव पकड़ ले, ताकि जहाज अब कुछ समय में डूबने वाला है, क्योंकि पानी भर रहा है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस आदमी ने भी एक छोटी सी नाव पकड़ ली, और उसमें वो बैठ गया, थोड़ा सा लेट गया, और नाव को पक्की पकड़ के वो जहाज डूब गया, मगर वो नाव में बैठ गया है। अंधेरा चारों तरफ है, तूफान ज़ोर से है, और वो बहुत परेशान है, मगर परेशानी में उसको नींद लग गई। सवेरे जागा तो उसने देखा कि एक आइलैंड है, एक द्वीप है, उसके किनारे पे
उसकी नाव आके रुकी है, रेत पे आके रुकी है। शायद हाई टाइड में आ गई और अभी लो टाइड आ गई है तो पानी थोड़ा निकल गया और इसकी नाव जो है रेत पे पड़ी है। तो उसने चौंक के देखा और बड़ा खुश हो गया। अपनी तकदीर को उसने बड़ा थैंक यू किया। उसने कहा चलो जान बची लाखों पाए, कम से कम जिंदा तो आ गए हम यहाँ पर। और तो उतरा वो वहाँ से, बड़ी नाव को उसने बड़ी थैंक यू कही, अरे भाई आपके कारण जान बची ये। और नाव में थोड़ा सा कचरा था तो थोड़ा उठा के, छोटी सी नाव थी तो उसने उठा ली, पानी के पास गया, धो ली सारी और नाव को अपने सर पे लेके वो चला गया। आइलैंड में लोग उसे मिले अंदर, उन्होंने वेलकम किया। तो बोले ठीक है आप यहाँ एक झोपड़ी बना लो, रहो, हम लोग काम करते हैं, उसके साथ आप भी आओ, खेत में काम करो या कुछ भी आपको चाहे। तो बोले नहीं मुझे जाना है, जैसे भी जहाज़ आएगा। तो बोले नहीं ये आइलैंड बहुत रिमोट है, यहाँ जहाज़ वहाज़ नहीं आते हैं, कभी साल में एक आधा जहाज़ आ जाता है बड़ी मुश्किल से, तो आपको यहीं रहना है। तो आदमी वहाँ रहने लगा, सब काम वगैरह करने लगा, मगर वो हर बार घर से निकलता और नाव को अपने सर पे रखता और नाव को सर पे लेके ही घूमता रहता है, काम भी करता है, नाव सर पे है। बड़े लोगों ने उसे समझाया कि अरे भाई छोड़ दो नाव, अभी क्या उसे, नहीं नहीं नहीं, नाव ने तो मेरी जान बचाई, इस नाव ने तो मेरी जान बचाई, मैं कैसे छोड़ दूँ। बुज़ुर्गों ने भी उसे समझाया, बड़े पढ़े लिखे लोगों ने भी समझाया, कुछ उसे विवेक दिखाने की कोशिश की, मगर वो है कि नाव को अपने सर पर लेके ही घूमता रहता था। शायद हमारी कहानी भी कुछ थोड़ी सी ऐसी ही है, थोड़ा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो तर्क जो है, बुद्धि जो है, मन जो है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो बाह्य जगत में हम रहते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाह्य जगत में जहाँ हम रहते हैं वहाँ बड़ी कंपटीशन है, बड़ी रैट रेस है, हर कोई दौड़ रहा है दूसरे से आगे जाने के लिए, सारे लोगों से आगे जाने के लिए, और बाकी सारे भी दौड़ रहे हैं बाकी लोगों से आगे जाने के लिए। तो बड़ी लूट खसुट है, बड़ी छीना झपटी है, चोरी है, लोग बेईमान है, चोर उचक्के है, कभी धोखा देंगे पता नहीं है। तो विचार से चलना पड़ता है, सावधान होकर चलना पड़ता है। और सारी प्रक्रिया जो है हमारी एजुकेशन की, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो क्या हमें सिखाया जाता है कि किसी एक ढंग से विचार करने की ट्रेनिंग ली जाती है। कोई केमिकल इंजीनियर बना है तो एक विशिष्ट ढंग से विचार करने की उसे ट्रेनिंग दी गई है, तो स्पेशलाइजेशन हो गई। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, अलग ढंग से विचार करने की उसे ट्रेनिंग दी गई है। कोई आईटी बन गया है, अलग ढंग से विचार करने की ट्रेनिंग उसे देगी। कोई वकील बन गया, कोई कुछ बन गया। तो विचार करने की एक खास ट्रेनिंग देनी ही एक बड़ी हमारी जिम्मेदारी समाज लेती है और हमें ट्रेनिंग देती है। क्यों? कि इस मैड रश में ऐसा ना हो कि कोई हमारी छाती पे बैठे और हमें लूट ले, ऐसा ना हो कि कोई हमें बुद्धू बना ले और हमारा यूज़ करके और हमें इंस्ट्रूमेंट बना के अपना फ़ायदा कर ले। कोई ऐसा ना हो कि कोई आके हमें धोखा दे दे। तो एक तरफ तो हमारा विश्वास होता है, कुछ रिलेशनशिप होती है, खास दोस्त है, रिश्तेदार है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, तो कुछ रिश्ते होते हैं कि विश्वास होता है, मगर उस विश्वास के अंदर भी संदेह होता ही होता है। तो हर रिश्ते में भी हम विश्वास तो करते हैं, मगर उसको हम कहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई।
तो हम वेरीफाई करते चले जाते हैं, यानी कि संदेह बना रहता है। 100% हम विश्वास नहीं रखते हैं। तो दोस्त भी है तो कुछ विश्वास रखते हैं, मगर कुछ संदेह उसमें रहता ही है। बीबी है, विश्वास तो है, मगर बीबी किसी दोस्त के साथ खिलकर हंस रही है, कुछ बातें कर रही है, तो एक हार्ट बीट मिस हो जाता है। अरे कहीं इनका चक्कर तो नहीं है, थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। बीबी है, अपने पति को देखती है अपनी सहेलियों के साथ हंसते हंसते, उसके मन में आता है विचार, पता नहीं ये चुड़ैल मेरे पति को फंसा लेगी क्या। तो विश्वास तो है, मगर संदेह वहां पे बाकी। भाई भाई भी है, तो समझो एक भाई यूएस में है, एक भाई इंडिया में है, फादर की बड़ी प्रॉपर्टी है। तो बीबी अपने भाई जो यूएस में कहती है, देखो जी आपका भाई है ना, आजकल पिताजी को बड़ा मस्का लगा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सारी स्टेट अपने नाम कर ले और तुम हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे। तो हर रिश्ते में जो जहाँ विचार है, जहाँ मन है, जहाँ तर्क है, जहाँ बुद्धि है, एक संदेह बना ही बना रहता है। तो हम तर्क के कारण, बुद्धि के कारण, विचार के कारण, मन के कारण ही ध्यान की ओर आ गए हैं, नहीं तो कैसे आते। मन की डोर पकड़कर ही, मन के नाव में सवार होकर ही हम वहां आ गए हैं। मगर एक स्टेज ऐसी आती है कि इसको छोड़ना पड़ता है। जो पहली स्टेज में साधन है वो ही आगे चलकर बाधा बन जाते हैं। तो जैसे नाव है, नाव ने उस आदमी को बचा लिया, मगर वही सर पे लेके वो घूम रहा है, तो वो रुकावट है उसकी जिंदगी में, बोझ बन गई है। इसी प्रकार जो है विचार, मन, बुद्धि, तर्क हमें यहां तक लाए है, और उसी को पकड़ के बैठेंगे तो वही बाधा बन जाएगी, आप वहीं पर रुक जाओगे। तो राणा प्रताप के जिंदगी की एक बड़ी अच्छी वाकयात है। तो उसका घोड़ा चेतक बड़ा फेमस। तो चेतक और राणा प्रताप, तो चेतक की ऐसी ये थी कि बिजली की तरह दौड़ता था, तो राणा प्रताप को कोई पकड़ भी नहीं सकता था। तो एक बार युद्ध में ऐसे हुआ कि राणा प्रताप अपनी सेना से बिछड़ गया और शत्रु सेना, हजारों सैनिक उसके पीछे लग गए। तो हजारों सैनिकों से तो अकेला लड़ नहीं सकता है, तो उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो कहते हैं यप पलायति सजीयते। सो जो युद्ध क्षेत्र में पलायन करता है वही जीवित रहता है, जो नहीं पलायन करता वो मर जाता है ना। तो एक सूत्र होता है कि यप पलायति सजीवते। तो राणा प्रताप ने सोचा कि इतने सैनिकों के साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो चले भाग जाते हैं, जान बचाकर भाग जाते हैं। वो भाग रहा है और चेतक है तो तेज तेज भाग रहा है, मगर अचानक सामने खाई आ गई। अब सामने खाई है जो कि क्रॉस करना मुश्किल है, और पीछे सेना आ रही है, दौड़ते दौड़ते बहुत और नज़दीक आ रही है। तो उसने सोचा क्या करे क्या करे। तो चेतक की और उसकी तो समझ लो फ्रेंडशिप थी, जो उसके मन में है चेतक समझ लेता था, और चेतक जो वो कहना चाहता है वो राणा प्रताप भी समझ लेता था। तो अब कोई सहारा नहीं है, तो उसने चेतक से कहा कि देख चेतक, मेरी जान अब तेरे हवाले है, यदि तू ताकत लगा के इस खाई को क्रॉस कर लेगा तो मेरी जान बच सकती है। तो चेतक ने भी मुंडी हिला दी, तो समझ गया कि हाँ ये एग्रीएबल है।
तो चेतक पर बैठ गया राणा प्रताप फिर से। और जैसा कि एक फास्ट बॉलर होता है, अंपायर ने कहा कि चलो बॉल फेंको, तो वो उल्टा बाउंड्री की तरफ जाता है, क्योंकि उसको स्टार्ट लेना होता है लंबा। जितना फास्ट बॉलर है उतना लंबा स्टार्ट लेता है। तो अब ये खाई को क्रॉस करना है तो लंबी स्टार्ट लेनी पड़ेगी। तो चेतक को उल्टी दिशा में थोड़ा ले जाता है, फिर चेतक को कहता है कि बेटा अब तेरी जिम्मेदारी है, मेरी जान तेरे हवाले है। और कहते हैं कि चेतक ने जो तेजी से आया और छलांग लगाई, खाई पार करके उसने राणा प्रताप को उस छोर की ओर ले गया। तो इतिहास में ये प्रसिद्ध छलांग है, ऐतिहासिक छलांग है कि जो चेतक ने लगाई और राणा प्रताप को बचा लिया। इसी प्रकार हम, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो राणा प्रताप की चेतक में 100% श्रद्धा थी कि ये चेतक क्रॉस करेगा, नहीं तो कैसे क्यों उग जाता था। तो हम भी ऐसे ही एक मोड़ पर आ जाते हैं कि जहां छलांग लगानी पड़ती है, और यदि हम अटक गए हैं, रुक गए हैं, तो उसका मतलब है कि हमारी श्रद्धा अभी तक पूरी हो नहीं गई है। तो यदि हम कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो यदि वो केवल शब्दों के तल पर रह गया तो छलांग लगाने में हमारी हिचकिचाहट होगी, जरूर होगी। और इसीलिए तत्वार्थ श्रद्धान जो है, बिल्कुल हमारी शुरुआत तो तर्क से होगी, बुद्धि से होगी, पढ़कर होगी, मगर उसकी एग्जीक्यूशन जो है, उसके लिए श्रद्धान 100% हो जाना जरूरी है। श्रद्धान जो है घनीभूत हो जाना जरूरी है। और जब श्रद्धान घनीभूत हो जाएगा तो जैसे चेतक ने जंप कर ली, वैसे हम भी विचार से निर्विचार में जंप करने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे। तो बात जो है कि तर्क बुद्धि हमें यहाँ तक ले आई, नाव हमें यहाँ तक ले आई, मगर उसको ही लेके हम आगे नहीं जा सकते। तो आगे हम जहाँ जाने की कोशिश करते हैं वहाँ ये हमें बाधा बन सकती है। अभी देखिए कि बाहरी दुनिया में हमें तर्क बुद्धि की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग हैं, कंपटीशन है, कोई भी धोखा दे सकता है। मगर अंतर जगत में आप जा रहे हो जहाँ, वहाँ दूसरा कोई नहीं है, आप अकेले हो। आप अकेले हो तो कोई कंपटीशन नहीं है, किससे कंपटीशन करोगे? आप अकेले हो तो कोई धोखाधड़ी नहीं है, कौन किसको धोखा देगा? धोखा देने के लिए दो लोग चाहिए या ज़्यादा चाहिए, पर जहाँ एक ही है, आप खुद हो, तो वहाँ धोखाधड़ी की भी कोई। अच्छा, विचार है, तर्क है, तो हमने बाहरी दुनिया में उसके कारण बहुत सी चीज़ें इकट्ठा कर ली है, धन इकट्ठा कर लिया, घर अच्छा बना लिया, फर्निशिंग अच्छा बना लिया है, जॉब अच्छी ले ली है, बच्चे बीवियों को हम अच्छा पालते हैं, नाम कमा लिया, इज्जत कमा ली, शोहरत कमा ली है, मगर अंतरंग की दुनिया में इसमें से कोई चीज़ आप नहीं ले जा सकते। तो ये चीज़ें बढ़ानी है बाहरी दुनिया में, तो तर्क बुद्धि ये जरूरी है। अंतरंग दुनिया में यहाँ की कोई चीज़ हम नहीं ले जा सकते। तो जो तर्क से बुद्धि से मिलता है वो बाहरी दुनिया में मिलता है। अंतरंग दुनिया में जो है उसमें से कोई चीज़ हमें काम नहीं देती है। तो बाहरी दुनिया के रूल्स अलग है, अंतरी दुनिया के रूल्स अलग है।
इस बात को जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन हमारी श्रद्धा ज़्यादा बढ़ने में सहायता मिल सकती है। तो अंतर जगत और बाह्य जगत के ये दो नियम जो है अलग अलग है, इसकी थोड़ी हमें अवेयरनेस आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि यहाँ तक हम आ गए और आगे छलांग नहीं लगाई तो समझ लो एक आदमी है, मंदिर के अंदर जाना है, उसे आया, बहुत दूर से आया, हजारों मील उसने ट्रैवल करके आया है और फिर आया है, सीढ़ियाँ चढ़ी मंदिर की और मंदिर के द्वार के पास ही ठिठक कर बैठ गया है। तो उसका यहाँ वहाँ से यहाँ तक आना किसी काम का नहीं हुआ। आप मंदिर के बाहर बैठे हैं तो 15 फीट पे बैठे हैं कि मंदिर से 15 मील दूर है कि 1500 मील दूर है कि 10,000 मील दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अंदर तक आना है। तो बाहर की दुनिया में विचार बहुत महत्वपूर्ण है और अंदर की दुनिया में निर्विचार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि विचार है, तर्क है, बुद्धि है तो स्पंदन है, वाइब्रेशन है। और ध्यान में जाना है तो निस्तरंग होकर जाना पड़ेगा ताकि अंदर की दुनिया जो हम है खुद उसकी पहचान हमें हो सके। समझ लो कि एक झील के किनारे दो लवर्स बैठे हैं, रोमांस कर रहे हैं और झील में अपनी तस्वीर देख रहे हैं। झील निस्तरंग है, कोई हवा नहीं है, कोई हलचल नहीं है। तो ऊपर से चांद की रोशनी भी उसमें है, चांद भी दिख रहा है और इनकी छवि भी वहाँ दिख रही है। मगर हवा आ गई, हवा के झोंके आ गए, लहरें आ गई तो सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं। उसी प्रकार जब विचार की तरंगे आएगी तो सारा अंदर जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए निस्तरंग, निर्विचार, निर्विकल्प जो है हमें वहाँ जाना पड़ेगा ताकि हम अपनी पहचान करनी चालू कर देंगे। क्योंकि बाहरी दुनिया में जो है हमने देखा कि वो अंदर की दुनिया में हम नहीं ले जा सकते कितना भी है। तो इसलिए अंदर की दुनिया में अपना खुद का अनुभव, तो श्रद्धा जो है, सुना हमने कि भाई षड्द्रव्य है, सुना हमने 7 तत्व है, सुना हमने 9 पदार्थ है, उसमें विश्वास है, हम कहते हैं कर लिया। मगर वो विश्वास केवल शब्दों का है कि असली एक्शन के टाइम पे भी हम एक्शन ले सकते हैं। इस बात को हमें थोड़ा सा देखना है, समझना है। तो एक आदमी था, प्रवचन में चला गया, अपरिग्रह पे अच्छा प्रवचन हो गया, स्कॉलर ने बड़ा अच्छा समझाया अपरिग्रह का महत्व, सबने तालियां बजाई, इस आदमी ने भी तालियां बजाई। जाके स्कॉलर से कहा, भाई साहब अपरिग्रह का तो आपने बड़ा अच्छी ढंग से समझाया है और कैसे ज़िंदगी में उतरना है ये भी समझाया है। बाहर आ गया, बीबी से कहा कि चलो डेलॉर्ट चलते हैं, आज डिस्काउंट पे सेल है। क्या हुआ? अपरिग्रह का जो सुना शब्दों के तल पर रहा, बाहर आते बदल गया सारा। बीबी ने कहा भी आपके पास 200 ड्रेस है, अभी और लेके क्या करोगे? मैं बोला नहीं वो बात तो अलग है, अपरिग्रह की बात तो भाषण में अच्छी लगती है, फिजिकली तो हमें कुछ खरीदना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से यदि हमारी श्रद्धा तत्व है ना, तत्वार्थ पे जो श्रद्धा है वो केवल सुनी सुनाई है, शब्दों के तल पर है, तो ये छलांग लगाना मुश्किल हो जाएगी। तो इसको थोड़ा गहराइयों में ले जाना पड़ेगा ताकि हम छलांग लगाने के लिए
तैयार हो जाएंगे। एक और मुद्दा जो बहुत इम्पोर्टेंट है इससे जुड़ा हुआ, जिसे हमें देखना भी है कि आदमी विचारों के तल पे जाके सारा इकट्ठा कर लिया, मौत आ गई, मौत आ रही है, तो आदमी बड़ा परेशान होता है, बड़ा डरता है, आंसू निकल आते हैं उसके। क्यों? कि अब उसे पता चलता है कि बीबी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, सबको यहाँ छोड़ना पड़ रहा है। मकान बनाए, दुकान बनाए, दुकान सजाए, हाँ, बैंक बैलेंस बनाए, सोना चांदी हीरा मोती इकट्ठे किए, इज्जत शोहरत इकट्ठी की, और मौत जो है सब छीन रही है। मौत कहती है कुछ साथ में नहीं ले जाना है ना? तो जो इज्जत है, शोहरत है, वो टेम्पररी है, बाहरी जगत में है, यहाँ छूट जाने वाली है। मगर मौत जब आएगी तभी ही ये समझ में आ जाता है। मगर यदि आप ध्यान की दुनिया में जाओगे तो ध्यान की दुनिया में भी बाहर की कोई चीज आप नहीं ले जा सकते। यानी कि आपकी मिनी डेथ वहां हो गई, सारी चीजें बाहर रहेगी, और जब अंदर आप एक आत्मानुभूति की एक थोड़ी सी झलक भी आ जाती है तो आपको पता चलता है कि बाहर की सारी चीजें छोड़ी मगर फिर भी मैं मौजूद हूं, फिर भी मेरा अस्तित्व है। तो मेरा अस्तित्व बाहरी चीजों से अलग है। तो ये अनुभूति जब आपको आ जाती है, तो जब मौत भी आ रही है तो यू आर रेडी फॉर इट, क्योंकि ये आत्मानुभूति आपको पहले आ गई है कि सारी चीजें छूट गई, फिर भी मैं हूं, मेरा अस्तित्व बाधित है। तो मौत के समय ही इज रेडी। इसे हाँ, ये तो पहले ध्यान में मुझे अनुभव हो गया है कि सारी चीजें छोड़ दी, सारी चीजें छूट गई, है ना? मैंने तीनों गुप्ती धारण कर ली, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। काय सर्ग करके मैं ध्यान में आ गया, पूर्ण रूप से ध्यान में आ गया। हाँ, पहले इनिशियली जो हम ध्यान में आते हैं तो तर्क की, बुद्धि की, कल्पना का हम यूज करते हैं, करना ही है। और फिर जैसे हमारी स्किल सेट आगे बढ़ती है तो इसको छोड़ देना है। इनिशियल स्टेज पे तो यूज करना ही है, करना ही पड़ेगा। जब डूब रहा है तो नाव में बैठना ही पड़ेगा, नाव लेके आएगी। यहाँ आ गया तो फिर नाव को छोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान में यदि हमने मिनी मौत का साक्षात्कार कर लिया तो मौत जो है एक सेलिब्रेशन बन जाती है। तो इसीलिए जैनिज्म में मौत को सेलिब्रेशन माना है। ये बात अलग है कि जैन लोग जो बाहर और जो बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस में आकर मातंग मनाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जैनिज्म हैज़ ऑलवेज सेड कि मृत्यु महोत्सव नाम दिया है उसको, कि मृत्यु एक महा महोत्सव है। जो ध्यान में आपने अनुभव किया वो यहाँ पर भी आपको अनुभूति में आएगा। तो जिंदगी है बेवफा, है ना? तो जिंदगी में जो कमाया वो मौत लेके जाएगी। तो कहते हैं कि मौत ही आपका असली फ्रेंड है, क्योंकि मौत कभी धोखा देगा नहीं, मौत कभी आपके साथ छोड़ेगा नहीं। तो जो पाया है वो विचारों के द्वारा जो पाया है वो यही छूटने वाला है, और ध्यान के द्वारा जो हम पाएंगे वो हमारे साथ आगे जाएगा। मौत भी उसे छीन नहीं पाएगी, क्योंकि वो जो है हमारी चेतन शक्ति का प्यूरिफिकेशन है। हमारे कर्म शरीर जो है उसमें बदलाव है, हमारा तेजस शरीर जो है उसमें बदलाव है।
और वो हमारी चेतन शक्ति के साथ ही दूसरे जन्म में हमारे साथ जाएगा। तो जो हमने ध्यान में कमाया वही हमारे साथ जाएगा। ऐसे नहीं कि मौत सारा छीन लेगी, मौत सारा जो बाह्य जगत में है वो छीन लेगी, और जो आपके अंतर जगत में है, जो आपने ध्यान के द्वारा प्राप्त किया है, वो आपके साथ जाएगा, मौत उसको नहीं छीन सकती है। तो जो केवल बाहरी दुनिया के इस पर डिपेंडेंट है, तो मौत आती है तो कहेगा मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, क्योंकि मौत ने सब छीन लिया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। जो बाहर की दुनिया में मैंने सोचा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो मौत छीन रही है तो मेरे आंसू आ रहे, अरे जिस इकट्ठी करने में जिंदगी लगा दी सारा छीना जा रहा है। तो मौत सारा छीन लेगी जो बाह्य जगत में है, और जो अंतर जगत में हमने कमाया, जो चेतन शक्ति की शुद्धि के द्वारा कमाया, जो कर्म विपाक के द्वारा कमाया, कर्म प्यूरिफिकेशन के द्वारा कमाया, वो हमारे साथ जाएगा। यानी कि संवर और निर्जरा के द्वारा जो हमने कमाया, जिसके कारण चेतन शक्ति की शुद्धि हुई, वही। और जब तक ये इस बातों में थोड़ा सा अनुभव हमें आ जाता है तो हमारी श्रद्धा जो है पक्की बन जाती है, और फिर छलांग लगाने में हमें हेजिटेशन नहीं होती है। तो जैसे कि चेतक ने छलांग लगाई, खाई पार कर ली और राणा प्रताप को बचा लिया, इसी प्रकार से यदि हमारी श्रद्धा स्ट्रांग हो गई तो हम विचार की दुनिया से निर्विकल्प की दुनिया में छलांग लगा सकते हैं, और वहाँ छलांग लगाएंगे और वहाँ जो हम प्राप्त करेंगे वही हमारे साथ अगले जन्म में, आगे की जन्म में जाएगा। जो विचार के साथ कमाया, जो बाह्य जगत में है, वो सारा छीन लिया जाएगा। तो इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान की जो बात है वो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, मगर शब्दों के तल पे नहीं, उसे गहराइयों में एक अनुभूति के तल पे हमें उतारना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि हम जाएंगे तो ये जो हमारी जर्नी है आगे बढ़ सकती है। तो ज़िंदगी में ये हमारी ध्यान की दुनिया में जाते समय ये मोड़ जरूर आएगा, सबकी ज़िंदगी में आएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ तक आए मन के द्वारा, तर्क के द्वारा, मगर यहाँ से आगे जो बढ़ना है तो नाव जिसने हमारे जान बचाई, वहाँ से हमें उसे छोड़ के और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो जो साधन हैं इनिशियल स्टेज के, उन्हें छोड़कर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगले इसमें वो बर्डन हमारे पड़ेगी। क्योंकि अंतरंग दुनिया में जाएंगे जब, जहाँ हम अकेले हैं, जहाँ कोई नहीं, तो तर्क, बुद्धि, मन ये जो है ये बोझ बन के रह जाएंगे। बाहरी दुनिया में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाकी अनेक लोग हैं, अनेक लोगों से डील करना है। चोर उचक्के हैं, वो जाएंगे नहीं, रहेंगे वैसे ही रहेंगे। तो हमें आपको बचाने के लिए उसकी ज़रूरत है, आजीविका कमाने के लिए उसकी ज़रूरत है ना। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें करनी है कि आजीविका के लिए कितना समय वो दे दे हमें, मगर ध्यान के लिए एक समय डेली फिक्स निकाल के रखना है। समझ लो कम से कम 1 घंटा हम निकाल के रखें, या आगे चलकर और थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा। तो एक प्रायोरिटी देकर यदि हम नहीं निकालेंगे तो जो हम कमा रहे हैं मौत के साथ तो जाने ही वाला है, हमें पता है। और जो हमारे साथ आने वाला है उसको कमाने के लिए कुछ एक टाइम स्लॉट हम निकाल के रखें। समझ लो वीक में 7 आवर्स
यदि हम निकालें तो बहुत प्रगति हमारी हो सकती है। तो बाह्य जग जो है वो तो जरूरी है, ऐसे नहीं कि उसे हम छोड़ सकते। जब तक शरीर है हमारा, बाह्य जग तो आवश्यक है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, तो बाह्य जगत में हमें कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो बाह्य जगत बहुत इम्पोर्टेंट है जब तक बॉडी है, जब तक बॉडी की एग्जिस्टेंस है, मगर उसके साथ साथ हम अंतर जगत में भी काम कर सकते हैं। अंतर जगत की बैंक में बैलेंस बढ़ा सकते हैं, वहाँ कुछ हम कमा सकते हैं जो कि मौत छीनेगी नहीं। खर्चे न फूटे, चोर न लूटे, ऐसी प्रॉपर्टी हमें बनानी है जो हमारे साथ जाएगी। विचार के आधार पर जो बनाया वो खर्चेगा, फूटेगा, चोर लूटेगा, नहीं तो मौत तो लेके ही जाएगी। तो एक बैलेंसिंग हमें करना पड़ेगा दोनों का। ऐसे नहीं कि एक को छोड़ दिया, एक को साथ लिया, उधर चले गए तो इसको नहीं। वी हैव टू कीप ए बैलेंस, समन्वय जो हम कहते हैं कि दोनों का समन्वय हमें करना है। मगर ऐसा ना हो कि बाहरी दुनिया में ही गुमराह हो गए और अंतरंग की दुनिया में पूरे भूल गए। तो एक टाइम स्लॉट लगा के कहना है कि भाई साहब, मेरे खुद के लिए 24 घंटे में से मैं इतना समय देने वाला हूँ, बाकी 23 घंटे जो है आप तो कोल्लू की बैल की तरह काम तो करते ही रहेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोल्लू को बैल को कितना सजाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने ऑर्नामेंट्स लगाए हैं, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोल्लू को बैल को सूट पहना दिया है। कोल्लू को बैल का काम बस वही है। तो हमने बाकी कितने ऑर्नामेंट बढ़ा लिए, तो हमें एक उसकी अवेयरनेस रखनी है कि ये जाने वाला है, मौत के साथ जाने वाला है। तो जो दूसरी जगत की बैलेंसिंग है उसको हमें एक टाइम स्लॉट में, एक इसमें उसे हमें एक ज़रूर रखनी है। तो एक समन्वय दोनों में हम कर लेंगे तो जो बाह्य जगत में मनस्ताप है, चिंताएं हैं, यातनाएं हैं, वो अंतर जगत में गए तो शून्य हो गए, क्योंकि वो सारे मन से जुड़ी है, सारे विचारों से जुड़ी हुई है, सारी बाकी लोगों से जुड़ी है। जब आप अकेले हो तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ नथिंग, ओनली प्योर एग्जिस्टेंस, जिससे हम कहते हैं कि आत्मा की प्रॉपर्टी है ज्ञान और दर्शन। तो उसकी अनुभूति वहाँ आएगी। केवल शब्दों में हम कहेंगे कि भाई आत्मा की प्रॉपर्टी ज्ञान और दर्शन है, षड्द्रव्यों में हम कहते हैं कि हाँ भाई वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, ऐसी रहेगी, बदलेगी नहीं, है ना, वो बातें अलग है। मगर एक अनुभूति हमें आ जाएगी कि भाई हाँ, सही में जब हम निर्विकल्प ध्यान में जाते हैं तो बस एक एग्जिस्टेंशियल अनुभव जो आता है वहाँ पे कि कुछ भी नहीं, निस्तरंग है, कोई विचार नहीं, कोई ये नहीं, क्योंकि सारे विचार जो है पर वस्तु से, पर व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, अपने आप से जुड़े हुए नहीं हैं। तो अपने आप से जब जुड़ जाएंगे तो ये एक थोड़ी सी अनुभूति आने के लिए श्रद्धा का घनीभूत होना बहुत बहुत आवश्यक है। और श्रद्धा घनीभूत होगी तो एक छलांग हम लगा सकते हैं, जैसे चेतक ने एक छलांग लगाई, क्योंकि परम श्रद्धा थी, वहाँ श्रद्धा घनीभूत थी। और इसी प्रकार से यदि हम हमारी श्रद्धा घनीभूत करें तो ये छलांग लगाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई क्वेश्चन है तो हम एक दो सवाल ले सकते हैं। कोई भी सवाल है? विनोद जी, एक सवाल ये है हाँ। कि जैसे आपने बोला निर्विचार होकर हमें ध्यान में जाना है या बिना तर्क के जाना है, लेकिन अब जैसे हम जब कभी भी कोई जैन शास्त्र पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमारा तर्क चलता है ना साथ में, तो उसमें बल्कि बताते भी हैं कि जैन कितना लॉजिकल है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो फिर ये क्यों कहा गया कि ध्यान में जाओ बिना निर्विचार? हाँ जी, तो एक बात तो जो है कि तर्क बुद्धि की जो है, सो डेफिनेटली
पहले तो वहीं से शुरुआत करनी है, क्योंकि हम भाषा जानते हैं। हमारे नॉलेज का बेसिस जो है भाषा है। भाषा हमारी चली गई तो नॉलेज हमारा चला गया, है ना। तो बेसिस हमारी भाषा है, तो डेफिनेटली जो लिखा है, जो सुना है, वहीं से हमें शुरुआत करनी है। दूसरी बात जो है कि केवल भाषा से नहीं चलता, विचार चाहिए, तर्क चाहिए, है ना। वी नीड द एबिलिटी टू प्रोजेक्ट, इंटर रिलेट, कोरिलेट, है ना। तो ऑल दोस दे आर फंक्शंस ऑफ ए माइंड। तो माइंड की फंक्शन है, वो लेके हम चलते चले जाते हैं। मगर जो डीपर लेयर ऑफ हमारी बीइंग है, दैट इज़ बियॉन्ड द लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक रीजनिंग की बहुत बहुत छोटी लिमिट है, और लॉजिक रीजनिंग डिपेंड्स ऑन आवर ओन एबिलिटी टू रिमेंबर। हाँ, हमारी जो स्मृति है, हमारी जो कल्पना शक्ति है, बस उसी के आधार पर जो है हमारी लॉजिक रीजनिंग उतनी ही जाएगी, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग हमें आएगी। मगर ज़िंदगी इज़ मच डिफरेंट, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स, जो कि ज़िंदगी के अनेक डायमेंशन जो है कि हमारी तर्क के बाहर है, हमारी बुद्धि के बाहर है ना। तो उनको जानने के लिए बियॉन्ड दिस वी हैव टू गो एंड जंप एंड गो टू दी अनुभूति लेवल। तो इसलिए भगवान महावीर ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि जहाँ तक आपकी आत्मानुभूति नहीं होती, समझ लेना कि आप धर्म की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे। नो मैटर वॉट यू आर डूइंग, no matter how much you know, no matter how much is your logic, reasoning and understanding, no matter how much you have collected, so that is all collection of information, है ना। बट अनुभूति जो है, आत्मानुभूति जो है, कि that will make you understand those principles, है ना। तो ये आत्मानुभूति जब तक नहीं आती है, ये सारी थियरीज, तो जैसे सम फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या कुछ भी है, तो हम थियोरी पढ़ते हैं, बट वी गो इनटू द लेबोरेटरी एंड रीवेरीफाई, है ना। और लेबोरेटरी में रीवेरीफाई करते हैं हम, एंड देन वी से हाँ भाई ये हमने लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया, ऐसा ही है, देन वी से इट इज। सो दिस इज व्हाट महावीरा इज सेइंग कि जो आपने थियोरी पढ़ी बहुत बढ़िया है, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट करनी है, वहीं से करनी है, बट पुट इट इन द लेबोरेटरी टेस्ट, और दैट लेबोरेटरी टेस्ट इज योर इनर। कहीं बाहर नहीं जाना है, आपके इनर में जाके एक एक आप उसकी अनुभूति प्राप्त करते जाइए। जिसकी अनुभूति हो गई उसकी श्रद्धा 100% हो गई आपकी, बिल्कुल। जब तक श्रद्धा 100% नहीं होगी, डाउट बना रहेगा, संदेह बना रहेगा। इसलिए जो अंजन चोर की कहानी है, दैट इज रियली यूजफुल हियर। हाँ, वो शब्दों में तो हमने पढ़े बचपन से, बट इसकी यूटिलिटी इज हियर कि एक आदमी इतना सालों से कर रहा है, जैनिज्म फॉलो कर रहा है, हाँ, तो उसे याद है, सारे याद है, श्रेष्ठी है, वो ऑर्डिनरी श्रावक भी नहीं है, हाँ, इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ श्रावक। मगर उसके मन में कहता है ये सब संदेह बाकी है अभी। मतलब है कि तत्वार्थ श्रद्धानम अभी हुआ नहीं, है ना। मगर अंजन चोर आ गया, उसे कुछ भी पता नहीं जैनिज्म का, हाँ, टोटली अननोइंग कि जैनिज्म है भी नहीं है, भगवान महावीर भी पता नहीं उसे, हाँ, मगर उसकी श्रद्धा 100% हो गई। तो ये कहानी हमें यहाँ यूज करनी है, रियली यूजफुल हियर, है ना। शब्दों में तो उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज डिफरेंट, बट वो कहानी शब्दों में हमने सुनी है तो वी कैन यूज इट हियर। सो ऐसे नहीं कि विचार को हमें अंडरमाइन करना है, बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से है। मगर आत्मानुभूति में जाकर जब भी वो वेरीफाई होती है,
तो श्रद्धा परफेक्ट हो जाती है ना। तो राणा प्रताप ने ये वेरीफाई कर लिया था चेतक के साथ कई बार कि चेतक पे विश्वास करना बिल्कुल वो सही है ना। तो इसीलिए वो खाई जो इतनी इम्पॉसिबल थी वो चेतक के सहारे क्रॉस कर दिया। उसके पीछे इतने सैकड़ों लोग घोड़ेसवार आए, उनके भी घोड़े अच्छे थे, हाँ, उनके भी घोड़े काबिल थे, मगर वो लोगों की श्रद्धा नहीं थी। उनकी श्रद्धा होती तो वो भी क्रॉस करके उसके पीछे चले जाते, वो तो सैकड़ों थे, है ना। मगर श्रद्धा में कमी पड़ी तो सारे के सारे वहीं ठिठक कर रह गए। तो ऐसे ही हम उस मोड़ पर आते हैं, वहीं ठिठक जाते हैं कि भाई कैसे छलांग लगाए, है ना। तो आत्मानुभूति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ लाइक ए लेबोरेटरी। तो तत्व जाने बिल्कुल करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, उसकी मनन चिंतन करना पड़ेगा, बट लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करना, तभी श्रद्धा 100% हो जाएगी। और तभी हम कहेंगे कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसलिए सम्यक दर्शन तीसरे गुणस्थान से चालू होता है, चौथे में ज़्यादा बढ़ जाता है, बट उसकी पिक जो है इट कम्स आफ्टर 11th गुणस्थान। 12वें जाएंगे हम तभी उसकी पिक आएगी। दैट टाइम विल बी आवर रियल श्रद्धा, यू नो। सो विनोद जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हाँ जी। कि आत्मानुभूति हमें अटेन करनी है, बिल्कुल जी, देना है, बिल्कुल जी। तो उसके लिए जो हमें अब तक सीखा है आपसे और जाना है, इन सब इन ब्रीफ हमें अपने आप को कायस्थ में जाके अपनी विजुअलाइजेशन से अपनी सांस को का फॉलो करना है, राइट? हाँ जी। इसके अलावा और भी कुछ है? नो, दीज आर द स्टार्टिंग, दीज आर ऑल, ये स्टार्टिंग टूल्स है जो हमको ट्रेनिंग करते चले जाएंगे। तो जो है कल्पना शक्ति का भी हम यूज़ करेंगे, मन का भी यूज़ करेंगे, और तर्क बुद्धि का भी इनिशियली यूज़ करेंगे, और जो अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स है उसको मास्टर हम करते चले जाएंगे। तो जो बहुत सी बातें हमने डिस्कस की, प्रेक्षाम श्रद्धाम या सूत्र है, या श्वास प्रेक्षा के सूत्र है ना। आपने मंत्र बताया ना, वो मंत्र तो आपको क्या नाम है, विश्वास के लिए आपने दिए हैं वो उसके, लेकिन जो फिजिकल थिंग जो हम करते हैं, हाँ जी, फिजिकल एक्सरसाइज, हाँ जी, दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज प्योरली विजुअलाइजेशन ऑफ योर फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। दैट इज फर्स्ट स्टेज। और आगे चल के फिर हमने ईड़ा पिंगला की बातें की, सुषुम्ना की बातें की, है ना। और उसमें जाना है, चेतन शक्ति की अनुभूति लेनी है, और चेतन शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना है। चेतन शक्ति को ऊर्ध्वगामी जैसे जैसे हम करना सीख लेंगे तो फिर हम चक्रों को जागृत करने की हमें ताकत मिलेगी, वो टेक्निक मिल जाएंगे। और चक्रों को जैसे जैसे जागृत करते हम चले जाएंगे तो हमारा जो है कि आचार जो हम कहते हैं, वो बदलना शुरू हो जाएगा, चारित्र्य जो हम कहते हैं कि चारित्र्य जो बदलते हैं हम, तो जैसे जैसे चेतन शक्ति की शुद्धि होती जाएगी, चेतन शक्ति जैसी जैसी ऊर्ध्वगामी होती जाएगी, तो हमारा चारित्र्य बनेगा, सुधरेगा। वो वैसे सुधरेगा नहीं, वो कितनी भी हम उसमें डिस्कशन करें, चर्चा करें, नहीं सुधरेगा। चेतन शक्ति की शुद्धि से ही जुड़ी हुई बात है। तो ये सारी चीज़ें हमें करती जानी है। मेन ऑब्जेक्टिव ही चेतन शक्ति की शुद्धि, और इसके लिए ये सारे टेक्निक्स है। ब्रीदिंग विल हेल्प यू टू गो इनसाइड। तो ब्रीदिंग इज़ अ ब्रिज बिटवीन आउटर एंड द इनर, तो वो ब्रिज बिल्ड करने के लिए ब्रीदिंग पे पहले ब्रीथ का एक्सरसाइज करके उसे ऑब्जर्व करते जाना है, और ब्रीथ के साथ हम जुड़ते जाएंगे। तो उसके साथ हमने और टेक्निक देखी थी कि कैसे हम निर्विचार हो जाए, है ना, कि नासाग्र दृष्टि, है ना, और अर्धोन्मीलित आँखें जो है थोड़ी सी 5% ओपन रखनी है, और नासाग्र में दृष्टि करनी है, तो आपके विचार बंद हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी टेक्निक
जो हमने डिस्कस की है वो सारी की सारी आपको आगे बढ़ने में यूज़फुल होती है। और बहुत सी टेक्निक्स है, हम एक एक करके और आगे लेते चले जाएंगे। तो इट्स ए डीपर, इट्स ए डीपर वर्ल्ड। मैं तो इतना कहूँगा कि जो क्रिटिकल टेक्निक आपकी बात बता रहे हैं, हाँ उनको हम 5 मिनट में कभी रिव्यू कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट 5 मिनट्स ओनली। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम हम रिव्यू कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करते चले जाएंगे कि 5-10 मिनट्स, 5-5 मिनट एक एक टेक्निक, ऐसे 2 टेक्निक हम हर बार रिव्यू करते चले जाएंगे, ताकि हम भूलेंगे भी नहीं और थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस होते चले जाएंगे। सो दैट इज़ ए गुड आइडिया। सो नेक्स्ट टाइम से हम उसको एक एक या 2-2 जैसे है हम रिवाइज करते चले जाएंगे। तो बीच में या स्टार्टिंग में हम उसको रिवाइज करेंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे, या इन बिटवीन ध्यान में रहेगा, वरना भूल जाएंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, बिल्कुल हो जाता है, वो बैक बर्नर पे चला जाता है सारा, ऐसे नहीं कि हम भूलते हैं, बट वो बैक बर्नर में चला गया, बेसमेंट में चला गया, है ना। वो लेटेस्ट ही याद रहता है बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो वी हैव टू, इसीलिए डेली प्रतिक्रमण, डेली ध्यान इसीलिए बोला है, अदरवाइज यू फॉरगेट, इट गोज ऑन द बैक बर्नर, है ना। तो रेगुलरिटी, दैट्स वाई रेगुलरिटी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन अ ध्यान। बिल्कुल, आप 29 डेज ध्यान किए, एक दिन नहीं किए, और 31st में आप कर रहे हैं 31st डे, सो दैट 31st डे इज अ day 1, इट इज़ नॉट 31st। तो थोड़ा डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टली, और प्रायोरिटी जैसे आ जाती है तो टाइम, समय तो मिल जाता है, जैसे हम मैनेजमेंट में कहते हैं कि यू पुट द एक्टिविटी यू वांट टू फिनिश इन द फर्स्ट 3, है ना। टॉप 3 में आपकी जो चेकलिस्ट है, उसकी टॉप 3 में जो है वही होती है कंप्लीट, बाकी की कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो टॉप 3 में ध्यान को जरूर रखना है, बिल्कुल, दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू कम विथ यू। डेथ जो है वो खींच के नहीं ले जाएगी, बाकी सारा बाह्य जगत का जो है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, ऐसे ही होने वाला है। ये अवेयरनेस हमें रखे, और जो साथ जाने वाला है, असली धन है, उसको कमाने में थोड़ा सा लग जाए। तो चलिए फिर, इफ देर इज नो अदर क्वेश्चन, वी विल क्लोज द सेशन नाउ and we'll say 3 ohms and close the session. Have a very good day. We close our session here.